नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। हफ्ते का पहला दिन यानी कि सोमवार और खबरों के तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। लेकिन फोकस आज रहेगा ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर, जिसके मौके पर पंजाब में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अमृतसर, जहां पर तकरीबन 6000 जवान तैनात किए गए हैं। कई सिख संगठनों ने आज पंजाब बंद और प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सुरक्षा जबरदस्त तरीके से बढ़ा दी गई है। स्वर्ण मंदिर जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस बल की तैनाती है। हालांकि सुबह से ही लोगों की भीड़ गोल्डन टेंपल पहुंच रही है। इस बीच हंगामे की भी खबर है। कुछ लोगों ने खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की है। ऐसे बयान भी दिए जा रहे हैं जिसमें सिखों को लेकर भड़काऊ चीजें कही गई हैं। सिखों की आजादी के नारे लगाए गए हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर इस वक्त अमृतसर में माहौल तनावपूर्ण है, क्योंकि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे स्वर्ण मंदिर के नजदीक लगाए गए हैं। मनजीत सहगल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनजीत, ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वहां पर नारेबाजी की गई, माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। सुरक्षा कैसी है वहां और अभी ताजा क्या हालात है? देखिए ना, जहां तक सुरक्षा की बात है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। समूचे पंजाब भर में हाई अलर्ट जारी किया गया है और ये अलर्ट सिर्फ आज के लिए नहीं है, अगले 15 दिनों तक के लिए जो है वो एक्शन में रहेगा। जहां तक बात स्वर्ण मंदिर परिसर की, अमृतसर की है, यहाँ पर भी स्वर्ण मंदिर परिसर आने वाले सभी रास्तों को सील किया गया है। 6000 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। इस वक्त हम लोग स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर ही है। यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। जहां तक स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर पूजा अर्चना की बात है, अभी अभी खत्म हुई है, शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गई। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम राइट की तरफ देखें नेहा, तो इस वक्त अभी भी बहुत सारे लोगों ने हाथ में झंडे, बैनर और तख्तियां लिए हुए वो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और इन सब की एक मांग है कि अभी तक जितने भी सिख कैदी हैं जिनकी जो सजा पूरी हो चुकी है, इनको तुरंत रिहा किया जाए। ये इनकी सबसे बड़ी मांग है। हाथ में देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने भिंडरावाला के जो पोस्टर है वो हाथ में लिए हुए हैं। सभी के हाथों में तलवारें हैं, तलवारें भी लहराई जा रही है। हालांकि अब ये पंडाल धीरे धीरे खाली हो रहा है, लेकिन जो नारेबाजी है वो लगातार चल रही है। हर साल अमूमन ऐसा ही होता है, लेकिन अब की बार प्रशासन ज्यादा चाक चौबंद था और ज्यादा जो अर्धसैनिक बल थे या फिर पुलिस थी, उसकी तैनाती अमृतसर और कई जो सेंसिटिव क्षेत्र हैं, एरियाज हैं, वहां पर की गई थी। सो कुल मिलाकर ऑन ग्राउंड जो माहौल है वो तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन स्थिति शांत। नजर बनाए रखिए, फौरन लौटेंगे, आपके पास तमाम अपडेट्स लेंगे। लेकिन अब बात आगरा में बाइक की टक्कर के बाद 2 समुदाय के बीच झड़प की करेंगे, क्योंकि इसमें पत्थर बरसाए गए और मामले की गंभीरता को देखते हुए आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बोले कि हालात कंट्रोल में है। पथराव की घटना में कुछ लोगों को चोटें जरूर आई, लेकिन कानपुर के हालात को देखते हुए पुलिस ने यहां वक्त रहते कार्रवाई की। आगरा में क्यों बरपा हंगामा? दो समुदायों के बीच जमकर पथराव, पुलिस के सामने पत्थरों की बारिश। आगरा में मामूली बात पर लोग एक दूसरे की जान के प्यासे बन गए। पुलिस समझाती रही, लेकिन पत्थरबाज अपने मिशन पर लगे रहे। क्या बड़े क्या बच्चे, जिसे देखो वही पत्थर लेकर सामने वाले की जान लेने पर तुला दिखा। बड़े अपने से छोटे को कैसे समझाएं, क्योंकि वो खुद पथराव में मशगूल दिखे। समझिए ऐसा क्या हुआ कि जिस इलाके में सब कुछ सामान्य चल रहा था, वहां अचानक सड़कों पर पत्थर ही पत्थर बिछे दिखे। घटना शाम करीब 7:30 बजे की है। ताजगंज इलाके के बसई खुर्द में सड़क बन रही थी। गली में इंटरलॉकिंग का काम रोज की तरह हो रहा था। इसी दौरान सादिक नाम का लड़का बाइक लेकर आ रहा था। सड़क खराब होने की वजह से उसकी बाइक असंतुलित होकर सामने से आ रहे राधे श्याम से टकरा गई। इसके बाद दोनों में बहस शुरू हो गई, लेकिन बहस का पत्थरबाजी में बदल गई, किसी को समझ ही नहीं आया। मामूली लड़ाई दो समुदाय के बीच नाक का सवाल बन गई।
देखिए, पथराव के बीच कुछ महिलाएं डरकर भागती दिख रही हैं, लेकिन वो किससे कहें पथराव रोकने को? वहां तो पत्थर फेंक प्रतियोगिता चल रही थी। मामले की गंभीरता देखते हुए आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को संभालने की कोशिश की। मोहल्ले में यहाँ पर एक सड़क का निर्माण हो रहा है जिसमें इंटरलॉकिंग हो रही है और सड़क पूरी तरह खुदी हुई है और इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछ रही हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहा था और डिस्प्लेंस हुआ और दूसरे व्यक्ति के चोट लग गई। उसमें दोनों आपस में झगड़ने लगे और हल्की फुल्की उनकी चोट लगी है। पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। पुलिस का दावा है कि सब कंट्रोल में है। अरविंद, आगरा, आज तक। और इस बीच कानपुर हिंसा मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कई चेहरे इसमें बेनकाब हो रहे हैं। जांच में सामने आ रही तस्वीरें ये बता रही कि कानपुर में कोहराम मचाने की कितनी बड़ी तैयारी की गई थी। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे कानपुर के अमन को छलनी किया जाने का प्लान बनाया गया था, मगर ये शुक्र है कि साजिश फेल हो गई। एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। 29 लोगों की गिरफ्तारी से कई सवालों के जवाब मिल रहे हैं। कानपुर में कैसे अचानक हिंसा भड़की। देखते ही देखते कैसे हजारों उपद्रवियों की भीड़ उमड़ी। हिंसा फैलाने वालों के हाथ में पत्थर कहां से आए और कैसे बेखौफ होकर इन लोगों ने पत्थर बरसाए। अब तक जिन सवालों को लेकर साजिश की आशंका जताई जा रही थी, अब उसके पुख्ता सबूत भी सामने आने लगे हैं। दिन बीतने के साथ नए वीडियो सामने आ रहे हैं जो हिंसा की पूरी प्लानिंग का खुलासा कर रहे हैं। कानपुर शहर को अशांत करने की कोशिश करने वालों को बेनकाब कर रहे हैं। इसी कड़ी में कानपुर का नया वीडियो चौंकाने वाला है। हिंसा के पीछे बनाए गए प्लान की पोल खोलने वाला है। पुलिस की अब तक की कार्रवाई से पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो ये बता रही है कि कैसे साजिश के तहत उमड़ी भीड़ ने शहर की शांति भंग कर दी। दूर से आती हुई भीड़ के इस वीडियो को गौर से देखिए। कानपुर की नई सड़क का ये वीडियो शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा में सबसे बड़ा सबूत है। वीडियो में दिख रहा है कि उग्र भीड़ अपने साथ एक ठेला लेकर चल रही है। इस ठेले पर पत्थरों का जखीरा है। हिंसा में शामिल 3 से 4 लोग इस ठेले को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और बाकी इसी ठेले से उठाकर पत्थर बरसा रहे हैं। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है वो और भी चौंकाने वाली है। साजिश के पीछे खतरनाक प्लानिंग का खुलासा करने वाली है। पुलिस को पता चला है कि उपद्रवियों के निशाने पर चंद्रेश्वर हाता था, जहां करीब 50 हिंदू परिवार दशकों से रहते हैं। इन्हीं को निशाना बनाने के लिए दंगाई ठेले में पत्थर भरकर लाए थे। हम लोग तो अंदर थे, अचानक से ये नमाज इधर की छूटी, ये यतीम खाना वाली, और उसके बाद ये नमाज छूटी इधर परेड वाली। ये लोग अचानक से भारी संख्या में आ रहे थे नारा लगाते हुए और आने लगे। इधर दुकानें 2-4 दुकानें हम लोग की इधर खुली हुई थी आते के बाहर, उन दुकानों में लोग तोड़फोड़ करने लगे। वो लोग अंदर तक घुस गए थे? कहाँ घुस गए थे? यहाँ तक आ गए थे, गेट तक आ गए थे जी। अच्छा जी, गेट तक आ गए थे तो हम लोगों ने ये गेट बंद किया अपनी सुरक्षा के लिए। लेडीजें थी, जेंट्स ज्यादा थे नहीं। कुछ जेंट्स थे जो कुछ खाना खाने आए थे, कुछ बाहर दुकान में थे, बस इतने ही जेंट्स से ज्यादा नहीं थे। और उतने बीच में इन लोगों ने पथराव कर दिया, बमबाजी उधर से शुरू कर दिया, फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस कानपुर में हुई पत्थरबाजी की एक एक तस्वीर खंगाल रही है। पत्थरबाजी में शामिल एक एक चेहरे को पहचान रही है ताकि कानपुर में हिंसा फैलाने वालों का हिसाब किया जा सके। जल्द ही सभी को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। साथ ही उस नेटवर्क का भी पता लगाया जा रहा है जिसने शहर को दंगे की आग में झोंकने का प्लान रचा। आज उनकी रिमांड लेकर और उनका जो अन्य
नेटवर्क है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी, उनके अकाउंट्स को चेक किया जाएगा आने वाले दिनों में। इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई गई है और उसके बेसिस पे उसके खिलाफ और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद कानपुर में अब भी तनाव है। पुलिस जल्द ही हर आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश में लगी है। तस्वीरों से पहचान कर पत्थर चलाने वालों की धर पकड़ कर रही है। रंजय सिंह के साथ संतोष शर्मा, कानपुर, आज तक। मेरे सहयोगी संतोष शर्मा इस वक्त सीधे कानपुर से जुड़ रहे हैं। ये कहा जा रहा है संतोष की पीएफआई का इसमें हाथ है, उनके साजिश थी जिसकी वजह से इस तरह की हिंसा हुई। कहां तक जुड़ रहे हैं इस हिंसा के तार? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में पीएफआई का कनेक्शन आया है सामने, जिसको लेकर के कानपुर पुलिस अब पीएफआई के कनेक्शन को तलाश रही है। जो इस पूरे हिंसा का जो मुख्य आरोपी साजिशकर्ता अगर कहा जाए कि जफर हयात हाशमी, उसके लिंक सीधे पीएफआई और उससे जुड़े हुए संगठनों से सामने आए हैं। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि कैसे फंडिंग इकट्ठा करनी है, इसको लेकर के पीएफआई के कनेक्शन सामने आ रहे हैं। फंड इकट्ठा करने को लेकर के पीएफआई कनेक्शन सामने आ रहा है। अगर कानपुर के हालात की भी बात कर लें तो कानपुर में आज 3 जून को हुई घटना के बाद आज चौथा दिन है। आज बाजार अमूमन बंद रहते हैं लेकिन ट्रैफिक चल रहा है। कानपुर पुलिस की जो गश्त है वो लगातार जारी है। रात में भी गश्त हुई, लेकिन जो आरोपी हैं, जो दंगाई थे, जो बलवाई थे, उनकी धरपकड़ के लिए अलग से टीमें बना करके दबिश दी जा रही है। करीब 500 लोग ऐसे हैं जिनकी तस्वीरें कानपुर पुलिस को मिल चुकी हैं। उन तस्वीरों के सहारे कानपुर पुलिस अब उनके शिनाख्त कर रही है, पहचान कर रही है और उसके बाद गिरफ्तारियों का दौर शुरू होगा। जो आला अधिकारी हैं उनका कहना है कि इस मामले में कम से कम 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी जरूर होगी, क्योंकि उनकी पहचान उनके पास आ चुकी है। बस उनकी धरपकड़ होना बाकी है, उनकी गिरफ्तारी होना बाकी है। लेकिन कानपुर में जो साजिश रची गई थी वो बहुत खतरनाक थी। वो एक कोई इंस्टेंट रिएक्शन नहीं था, वो एक बड़ी साजिश के तहत 3 जून को कानपुर के अमन चैन में आग लगाई गई और अचानक से जुमे की नमाज के बाद उग्र हुई भीड़ ने जो पथराव शुरू किया कानपुर के इसी संतोष, एक बार हम चाहेंगे आप पीछे की तस्वीरें दिखाइए जहां पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती दिखाई दे रही है। वहां किस तरीके के हालात हैं, वहां पर इस वक्त क्या एक्शन हो रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं। ये वो वही नई सड़क का इलाका है जहां पर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बलवा हुआ, उपद्रव हुआ। आज यहां पर पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। आरआरएफ है, सीआरपीएफ के जवान हैं, पीएसी है, 12 कंपनी पीएसी, 3 कंपनी सीएपीएफ, आरआरएफ है, मेरठ से बुलाई गई है। इसके अलावा कानपुर पुलिस के अलावा इटावा, कानपुर आउटर और कानपुर देहात की पुलिस भी यहां पर बुलाई गई है। एक भारी संख्या में पुलिस फोर्स है। हम परसों से देख रहे हैं, घटना के बाद से लगातार पुलिस की गश्त जारी है। खुद कानपुर पुलिस कमिश्नर दिन में कम से कम 3 से 4 बार यहां पर पेट्रोलिंग करवा रहे हैं। पैदल मार्च हो रही है। हर सड़क से लेकर के गलियों में तक पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है कि किसी भी तरीके से हालात अब दोबारा बेकाबू न हो। लेकिन मार्केट की बात करें तो मार्केट अभी धीरे धीरे खुल रहा है। ठीक है, पुलिस लौटेंगे आपके पास तमाम अपडेट के साथ। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि पैगंबर पर बीजेपी प्रवक्ता की टिप्पणी के बाद 4 देशों ने इस पर ऐतराज जताया है। बीजेपी ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए नुपुर शर्मा को सस्पेंड तो कर दिया और साथ ही दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता नवीन कुमार को भी बर्खास्त कर दिया। लेकिन कतर ने इस एक्शन पर संतोष जताया है। तो इधर विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं। कांग्रेस के शशि थरूर ने घुमा फिराकर दुनिया में सरकार की छवि का सवाल उठाया। तो मायावती की मांग है कि ऐसे लोगों को जेल का रास्ता दिखाया जाए। कानपुर में ये पथराव जिस बयान को लेकर हुआ, उसका मामला रविवार को तूल पकड़ गया। बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मामला इतना तूल पकड़ गया कि इसकी गूंज विदेशों तक सुनी गई। कतर और कुवैत ने भारतीय राजदूतों को बुलाकर इस पर एतराज जताया। इसके बाद बीजेपी ने तुरंत एक्शन लिया। कमेंट करने वाली प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।
बीजेपी अध्यक्ष नड्डा जी का कहना है कि सभी धर्मों का बीजेपी सम्मान करती है और पालन करना चाहिए सभी धर्मों का, इस पर क्या कहेंगे? सर्वधर्म संभाव तो हमारी नीति है। सर, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को एक्सपेल कर दिया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? और दीजिए। पार्टी नेताओं पर इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि भारत के हजारों वर्षों के इतिहास में प्रत्येक धर्म फला फूला है। बीजेपी किसी भी धर्म के किसी भी धार्मिक व्यक्ति के अपमान की कड़ी निंदा करती है। पार्टी उस विचारधारा के सख्त खिलाफ है जो किसी भी संप्रदाय या धर्म का अपमान करती है। बीजेपी ऐसी किसी विचारधारा का प्रचार नहीं करती। बीजेपी ने नुपुर शर्मा पर एक्शन ले लिया, लेकिन इससे पहले इस मुद्दे को लेकर काफी बयानबाजी हुई। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने उनके बयान पर सख्त एतराज जताया कि बीजेपी ने एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से अपना काम कर दिया, अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को पूरा कर दिया। उसकी सराहना करते हुए मैं सरकार से ये अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी करेगी और इनको कानून के मुताबिक सजा दिलवाने का इंतजाम करेगी। पार्टी का जो फैसला है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। मैं इसकी सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी अगर इस तरह का कोई भी प्रवक्ता या पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी इस तरह की कोई हरकत करे, उसको तुरंत पार्टी से निष्कासित किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई आदमी किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट न कर सके और किसी की आस्था पर चोट न कर सके। नुपुर के बयानों को लेकर विपक्ष के नेताओं ने भी सवाल उठाए और इसको नफरत फैलाने वाला बताया। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि सरकार ने एक्शन लेने में देर कर दी। इन लोगों की प्राइमरी मेंबरशिप को सिर्फ सस्पेंड ही नहीं करना चाहिए था, इनको हमेशा के लिए पार्टी से निकाला जाना चाहिए था। मेरा डर ये है कि कुछ दिनों बाद इनको दोबारा से प्रवक्ता बनाकर भारतीय जनता पार्टी सम्मानित करेगी। आज का जो एक्शन है सिर्फ खाड़ी देशों से डर के सरकार ने लिया है। घटना कब घटी? लास्ट वीक में, और सारे तथ्य थे। मेरा पहला सवाल यह है कि अरे मोदी जी, क्यों इतनी देर कर दी आपने? जब दंगे होने लगे, जब देश में माहौल बिगड़ा, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। बाइकॉट करने की मुहिम चलने लगी और फिर जाके आप इसको सस्पेंड करते हो। देश को कितना बड़ा नुकसान हुआ। तुरंत अगर एक्शन लेना था तो तुरंत ले लेने की जरूरत है। विवाद के बाद नुपुर ने अपने बयान पर सफाई देते हुए खेद भी जताया है। आरोप है कि नुपुर शर्मा ने एक टीवी बहस के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी की। हालांकि नुपुर शर्मा का आरोप है कि उनके बयान को काट छांट कर साजिशन वायरल किया गया। शुक्रवार कानपुर में मुस्लिम समुदाय ने नुपुर शर्मा के खिलाफ बंद बुलाया था। जुमे की नमाज के बाद भीड़ बाजार बंद करवाने निकली, लेकिन हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया तो दोनों गुटों में भिड़ंत हो गई। बीजेपी के एक्शन पर कतर सरकार ने संतुष्टि जाहिर की है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि ना तो बयानों से माहौल खराब करने वाले बर्दाश्त होंगे और ना ही पथराव करके शांति भंग करने वाले। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच बड़ी खबर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई, जिसमें 8 शूटर्स के शामिल होने का पुलिस को संदेह है। इन सभी की पहचान हो चुकी है। एक आरोपी मनप्रीत सिंह मन्नू को पंजाब से गिरफ्तारी की जा चुकी है उसकी। 3 शूटर्स पंजाब के ही रहने वाले हैं, 2 शूटर महाराष्ट्र के पुणे के हैं, 2 शूटर हरियाणा के हैं और 1 राजस्थान का रहने वाला है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ताबड़तोड़ रेड की जा रही है। आज तक के पास इन सभी शूटर्स की तस्वीर मौजूद है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, देखिए, बेहद हैरानी की बात, अलग अलग राज्यों से शूटर्स लाए गए, इस पूरी साजिश में शामिल किए गए। अब सभी की तस्वीरें पुलिस के पास हैं। क्या सभी पुलिस की गिरफ्त में हैं या कुछ की तलाश जारी है? जी नहीं, देखिए, अभी तक जितने भी शूटर हैं जिन्होंने गोली चलाई सिद्धू मूसेवाले पर, उसमें अभी तक एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। ये 7 शूटर जिनकी तस्वीरें सिर्फ आज तक के पास मौजूद हैं और पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस के पास मौजूद है। ये शक है जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन हुई है और जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स, उन शूटर्स को जीरो इन किया गया जो फिलहाल फरार चल रहे हैं, उसके बाद इन पर संदेह सबसे ज्यादा है। इन्हीं की तलाश कर रही है दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस, लेकिन
लेकिन अभी तक ये पकड़ में नहीं आए हैं। लेकिन इसमें 3 शूटर तरन तारण पंजाब के रहने वाले हैं, एक राजस्थान का रहने वाला है, जबकि 2 पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। यानी अलग अलग राज्यों के जो शूटर हैं उनको एक साथ मिलाकर तब इस शूट आउट को अंजाम दिया गया है, ताकि जो एजेंसियां हैं, जो पुलिस है, वो गुमराह हो जाए पूरी तरह से और कहीं न कहीं जो शूटर्स हैं उनको अरेस्ट करने में उनको परेशानी हो। इसी वजह से जो कनाडा में बैठा गोल्डी बरार है वो बाकायदा इन शूटर को लाइन अप करता है और उसके बाद एक साथ इकट्ठा करके इनको जानकारी के लिए आपका। और उत्तरकाशी की अब बात करेंगे, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 26 लोगों की जान चली गई। चारधाम को न जाने किसकी नजर लग गई। कभी प्राकृतिक आपदाओं से सामना, तो कभी हादसे जैसी अनहोनी की मुसीबत। तकरीबन 200 फीट गहरी खाई में औंधे मुंह गिरी ये बस चारधाम यात्रा के अध्याय में मातम का एक और संदेश लेकर आई। ये बस हरिद्वार से यमुनोत्री की तरफ बढ़ रही थी। शाम के 7 बजे का वक्त हो रहा था, तभी ड्राइवर ने संतुलन खोया और यात्रियों से भरी ये बस गहरी खाई में खो गई। धामटा कस्बे के 1 किलोमीटर आगे एक बस खाई में गिर गई, जो कि यमुनोत्री जा रही थी, हरिद्वार से यमुनोत्री जा रही थी, जिसमें मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के 28 श्रद्धालु मौजूद थे, जिनमें से 22 लोगों ने उसी समय दम तोड़ दिया और ड्राइवर, कंडक्टर समेत 30 लोग मौजूद थे। 8 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 4 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी ने मोर्चा संभालते हुए सीधे कंट्रोल रूम में गए और कंट्रोल रूम में उन्होंने पल पल भर की खबर लेते रहे। उस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे थे। एसडीआरएफ और पुलिस बल रात के 2 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे। ये बस पन्ना से रवाना हुई थी। पन्ना से तीर्थ यात्रियों का जत्था चारधाम को चला था, लेकिन इस बार तो जैसे चारधाम पर देवीय प्रकोप चल रहा है। और तस्वीरों के जरिए समझने की जरूरत है कि दरअसल ये हादसा कैसे हुआ होगा। वहां पर ये कहा जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आने की वजह से संतुलन खो गया और बस सीधे खाई में जा गिरी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और वहां पर जायजा लिया, लेकिन इस बीच 200 फीट की गहरी खाई में ये बस गिर गई, जहां पर घटनास्थल पर अधिकारियों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद थे। अंकित मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण यह हादसा, किसी मुआवजे का ऐलान अब तक? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साइड है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। उनका काफिला भी आया है और वो जगह का मुआयना कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि क्या वजह थी, क्यों ऐसा हादसा हुआ और काफी भारी भीड़ में। ठीक है, ये तस्वीरें दरअसल उस वक्त की जब दोनों मुख्यमंत्री घटनास्थल का जायजा लेते हुए, क्योंकि सभी यात्री मध्य प्रदेश के थे और यहां पर दर्शन के लिए आए थे। 26 लोगों की इस भीषण बस हादसे में जान चली गई है। पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रहे, शिवराज सिंह को अपडेट देते रहे कि यह हादसा दरअसल कैसे हुआ और अब किस तरीके से परिवार वालों के लिए गहरा सदमा और साथ ही ये भीषण सड़क हादसा जिसकी वजह से 26 लोगों की जान चली गई है, 26 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, 4 घायल बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 30 लोग इस बस में सवार थे। जैसा कि हम कमिश्नर को भी कहते हुए सुन रहे थे, ये कहा जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आने की वजह से ये हादसा हुआ। बाईस लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी कि 200 फीट गहरी खाई में ये बस जा गिरी थी। 4 लोग की उपचार के दौरान मौत हुई, 26 कुल मारे गए हैं इस बस हादसे में। देर शाम ये बस हादसा हुआ है।
जिसकी जानकारी लेते हुए प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। जी सर, क्या चाह रही हैं? हम तो यही चाहते हैं सबको ले आए, यही हमारे सास ससुर को यहीं लाया जाए, हमारी मदद की जाए। हमारा तो कोई नहीं, हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। जो था हमारे सास ससुर ही थे, हमारे कोई नहीं है सारा। समाचार तो 8 बजे से टीवी में देखा कि पन्ना की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, तो बस टीवी में लगा है गड़ाली, तो टीवी में कुछ समय बाद नाम चलने लगी। पूरा गांव गमगीन है, पूरा गांव गमगीन है। हमारे 2 मामा 2 मामी लोग चले गए हैं। गांव के 4 लोगों की डेथ हुई है। शासन प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं? शासन प्रशासन से यही मदद चाहते, जल्दी से जल्दी घर पहुंचा दी जाए बॉडी। सुबह जब बस में ये बैठे हैं तब हमारी उनसे बात रही कि हम बस में बैठे, हम जा रहे हैं। तो हमने ठीक है, तो हमने फ़ोन काट दो। इसके बाद हम अपने काम व्यस्त हो गए। तो शाम के दिव्या राजा को फ़ोन आओ हमारे पास, वे हमारी बहन लगती, तो उन्हें बताओ कि ऐसी घटना टीवी हमने देखी, कैसे कहा। तो हमने अब घर जाकर देखी, तो बोले नाम बताओ, क्या नाम भैया को। हमने की मेनका प्रसाद। तो कहा ले मेनका महाराज का तो नाम है, इसमें हम लिस्ट आपकी मोबाइल में डालने दे रहे। हमने ठीक है, हम घरे आ गए। घरे आते तो भीड़ लगी, तो हमने टीवी खोली, देखो सो बस चलो। जी तहसीलदार साहब आए और चौकी प्रभारी आए और सीएम साहब ने भी बात की, बीडी शर्मा ने भी बात की। कब गए थे यहाँ से, कब रवाना हुए थे? 20 तारीख को। 20 तारीख को क्या करते थे भैया? वे पुरातत्व विभाग में कर्मचारी थे, रिटायरमेंट। अब दुख का तो कोई सीमा ही नहीं है, पार पहाड़ टूटी है। प्रशासन से क्या चाहेंगे, कोई मदद की उम्मीद? प्रशासन से यही चाहते हैं कि उनकी लाशें विधिवत घर तक आ जाए। सर ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, सभी लोग सहमे हुए हैं और जो है हमारे ये सब शिष्य थे जो गए हैं, उनके परिवार में बड़ा भारी दुख है। सभी जो है जब से सुना है पूरे जो है दुखित हो रहे हैं और पूरा हमारा प्रशासन भी दुखित हो रहा है। हमारे शिवराज सिंह भी वहाँ पहुँचे और जो है सबने आश्वासन दिया और जो है हमारे हिसाब से तो यह है कि हमारे शिवराज सिंह यह व्यवस्था कर दें कि इन परिजनों के लिए जो है उनके पास, किसी के पास ज़मीन भी नहीं है, किसी भी के पास कुछ व्यवस्था नहीं है, तो उन परिजनों में से एक न एक व्यक्ति को कोई ऐसी नौकरी दी जाए जिससे उनका पूरे परिवार का उदर पोषण हो सके।